कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा वीडियो है वह है अध्याय नंबर 13 जो है मगध राज्य का उत्कर्ष। अब यह जो वीडियो चल रहे हैं इतिहास के कंटिन्यू वीडियो चल रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 5 वीडियो आज तक अभी तक बना चुके हैं, जिसमें हम 12 अध्यायों को कवर कर चुके हैं। अब देखिए, जितने भी हमारे धार्मिक या धर्म थे, मुख्य धर्म थे, उनकी वीडियोज़ के बाद में हमारा अध्याय 13 आता है, जिसमें हम पढ़ते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। अब मगध राज्य के उत्कर्ष में थोड़ा देख लेते हैं, मगध राज्य के उत्कर्ष में क्या है मगध राज्य का उत्कर्ष। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब महाजनपद काल हम पढ़ते हैं तो महाजनपद काल में उससे महाजनपद काल से पहले पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बाद हम पढ़ते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल में क्या होता है कि मगध जो महाजनपद होता है वह सबसे बड़ा महाजनपद होता है, जिसके लिए आप यहाँ देख रहे हो कि ये वाला एरिया कि ये जो है पूरा मगध जनपद को कवर करता है। जबकि पहले क्या था, ये था पहला मगध जनपद ये था, और फिर बाद में मगध जनपद साम्राज्य जो है वो इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मगध राज्य के उत्कर्ष में अगर हम देखें तो वो क्या देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे प्राचीन वंश की अगर हम बात करें, यह सबसे प्राचीन में वंश जो थे कि सबसे प्राचीन वंश क्या थे, तो इसमें 3 वंशों ने राज किया। एक तो क्या था आपका हर्यक वंश, दूसरा क्या था आपका शिशुनाग वंश, और तीसरा नंद वंश। और नंद वंश के बाद में कौन था, मौर्य वंश। ठीक है, तो मगध के जो थे वो बृहदत्त थे। ठीक है, बृहदत्त, और उसके बाद में जो था आपका हर्यक वंश में जो थे बिंबिसार थे इसके संस्थापक, और शिशुनाग में शिशुनाग थे, और नंद वंश में महापद्म नंद थे, और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगर हम इनके राजधानी की बात करें तो मगध साम्राज्य तो सबसे प्राचीन था, और इसमें जो थी इसकी राजधानी क्या थी, वो थी गिरिब्रज या राजगिर। ठीक, इसी के नीचे अगर हम बात करें हर्यक वंश में तो क्या थी, राजगिर थी, और जबकि शिशुनाग की क्या थी, वैशाली, और नंद वंश की पाटलिपुत्र, और आपके मौर्य वंश की भी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष और इससे जुड़े वंशों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हर्यक वंश। सबसे पहले हम देख लेते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश में क्या है कि बिंबिसार जो थे वो इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, और अजातशत्रु या कुशिक या कुड़िक कहा जाता है इनको, और उदयन नागदशक, ये प्रमुख जो शासक थे, इनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि करके। ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है इतिहास का कोई रिवीजन चल रही है, जो आगामी एग्ज़ाम जैसे UPSSC पैट में ये आपको बहुत सहायक होने वाली है। और अगर हम PCS में 2-3 नंबर का जो 2-3 नंबर का जो प्रश्न आते हैं उनमें भी हम एक एक राजा के बारे में, एक एक वंश के बारे में वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चित्रों के माध्यम से आपको कोई रिवीजन किया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए बिंबिसार, अगर बिंबिसार की हम यहाँ बात करते हैं तो बिंबिसार देखिए हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, और इसकी राजधानी जो है वो क्या है, वो राजगिर है। ठीक, और बौद्ध धर्म के जो है यह अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु राजवेद जीवक को भेजा गया था। ठीक है, किसको भेजा गया था, एक बार देख लेते हैं। फिर क्या है, हर्यक वंश जो है संस्थापक जो हैं वो आपके बिंबिसार हो गए हैं। ठीक है, क्या उन्होंने कहे हैं, बिंबिसार हर्यक वंश में, और बिंबिसार को ही हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं। राजधानी जो है वो हमारी क्या है, वो है राजगिर है। ठीक है, यहाँ की हम बात करें बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है वो कौन है, महात्मा बुद्ध की सेवा में जीवक को भेजा गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या। ठीक है, तो आगे क्या है कि ये अगर हम इनके कार्यों की बात करें, कार्यों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए कार्य क्या है। कार्य अगर हम बात करें तो कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और विदेशी नीति, अंग राज्यों को हराकर मगध में मिला लिया गया था। अवंती के राजा प्रद्योत की सहायता हेतु राजवेद जीवक को भेजा गया था, ये इसमें बात है। वैवाहिक संबंधों की अगर हम बात करें तो वैवाहिक संबंधों में यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। वैवाहिक संबंधों में क्या है कि वैवाहिक संबंधों द्वारा सशक्तिकरण, यहाँ पर कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन यानी बिंबिसार ने महाकौशला से विवाह किया था पहला, दूसरा चेलना से विवाह किया था, और तीसरा किससे, क्षेमा से। तो यहाँ से हम किसकी बात कर रहे हैं, बिंबिसार की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, बिंबिसार की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या था कि व्यावहारिक संबंधों के कारण जो था इसने अपना सशक्तिकरण किया था, अपना राज्य कौशल को बढ़ाया था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कौशल नरेश। कौशल के एक नरेश थे प्रसन्नजीत, और उनकी बहन जो थी वो कौन थी, महाकौशला थी। फिर आगे हम बात करें वैशाली में एक चेटक की पुत्री थी जिनका नाम था चेलना। ठीक है, और मद्रदेव की राजधानी थी क्षेमा। इन 3 से उन्होंने विवाह किया था और अपने राज्य अभिषेक को, राज्य क्षेत्र को बढ़ा लिया था।
जिससे कि वैवाहिक संबंधों से क्या होता था, जिस क्षेत्र में विवाह करते थे उस क्षेत्र में जो है वो बढ़ जाता है। अब बिंबिसार की हत्या जो हुई इसके पुत्र किसने की, अजातशत्रु ने की। ठीक है, बिंबिसार की हत्या की उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। ठीक है, तो देखिए इससे पहले एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं किस वंश की, हर्यक वंश की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हर्यक वंश की बात कर रहे हैं। हर्यक वंश का पहला शासक जो था वो बिंबिसार था, और बिंबिसार के बाद में कौन था, अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद में कौन था, उदयन। उदयन के बाद में कौन था, नागदशक। इनमें से जो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले वो पढ़ रहे हैं बिंबिसार। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है। किसके रूप में माना जाता है, हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है। और इसकी जो राजधानी है वो राजगृह है, और बौद्ध धर्म का अनुयायी था ये, बौद्ध धर्म का। अब बिंदुसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु एक राजवेद भेजा था, जीवक। जीवक इनने जो अपने यहाँ से भेजा था, किसकी सेवा करने के लिए, महात्मा बुद्ध की। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अभी जो मैं आपको बताया है कि इनके कार्य क्या थे। इनके कार्यों में अगर हम बात करें तो देखिए पहला कार्य क्या था, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था थी और विदेशी नीति थी। अंग राज्य को हराकर मगध में मिलाया था। इनका पहली बात यह, अंग राज्यों को मिलाया था हराकर, यानी कि युद्ध नीति के तहत मिलाया था अंग को। अवंती के राजा प्रद्योत की सहायता से राजवेद जीवक को भेजा गया था। ठीक, अब इनका अगला जो स्टेप था वो क्या था कि राज्य क्षेत्र को अपने किससे बढ़ाना, व्यवहारिक संबंधों से। तो वैवाहिक संबंधों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौशन नरेश प्रसेनजीत की बहन थी महाकोशला, और वैशाली की जो पुत्री थी वो चेलना थी, और मद्र देश की राजधानी जो थी क्षेमा। इन तीन से इन्होंने विवाह किया था, जिससे कि इनका जो राज्य क्षेत्र था बढ़ गया था। बिंबिसार की अगर मृत्यु की बात करें, हत्या की बात करें, तो इनके ही पुत्र ने, अजातशत्रु ने, इनकी हत्या कर दी थी। क्योंकि रिवीजन के लिए मैं मानता हूँ कि परीक्षा के रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले इनके पुत्र की बात करते हैं। पुत्र कौन है, अजातशत्रु, या हम इन्हें कहते हैं कुशिक कहते हैं। ठीक, 493 BC पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना। ठीक है, प्रारंभ में अगर हम बात करें तो प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है अजातशत्रु के लिए कि प्रारंभ में जो थे, प्रारंभ में वो क्या थे, प्रारंभ में जैन धर्म के मानने वाले थे, और बाद में किस में हो गए थे, बौद्ध धर्म में मानने वाले हो गए थे। फिर मंत्री वर्षाकर, मंत्री कौन थे, वर्षाकर थे। ठीक है, इनकी सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की थी इन्होंने। 461 BC में पुत्र उदयन द्वारा इनकी हत्या करती थी। तो इनकी हत्या किसने कर दी थी, इनके पुत्र उदयन ने कर दी थी। और प्रथम बौद्ध संगीति 483 में देख लो। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 483 में हुई थी, राजगृह में हुई थी। और कौन थे, महाकश्यप इनके समय पर क्या थे, महाकश्यप जो थे वो इनके टाइम पर क्या थे, वहाँ के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे इनकी विशेष जानकारी क्या है। आप देख लेते हैं उदयन। उदयन के बारे में क्या जानकारी है। उदयन जो है तीसरे शासक थे। 461 BC में या ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके उदयन मगध की गद्दी पर बैठे थे। कहाँ पर, मगध की। फिर पाटलिग्राम की स्थापना की इन्होंने, और जैन धर्म के अनुयायी थे। ये किसके धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के। और अंतिम शासक कौन थे, अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो उदयन का जो पुत्र था नागदशक, वो ऐसा मान के चलिए हर्यक वंश का अंतिम शासक था। यानी कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन सा था, नागदशक। और नागदशक जो था वो क्या था, वो उदयन का पुत्र था, उदयन का पुत्र था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब नागदशक हो गया। अब यहाँ नागवंश की बात करते हैं। हम शिशुनाग वंश भी कहते हैं, इसे नागवंश भी कहते हैं। तो देखिए क्या है, नागवंश स्थापना शिशुनाग ने की थी, किसकी, नागदशक की। अमात्य हत्या की थी, अमात्य हत्या थी। ठीक है, और वैशाली राजधानी बनाई थी। इनने क्या बनाई थी, वैशाली राजधानी बनाई थी। इसी वंश के शासक कालाशोक के समय पर देखिए इन्होंने कालाशोक के बारे में हम बात करते हैं। इसी शासनकाल के जो वो थे शासक, वो कौन थे, कालाशोक। अगर बात करते हैं तो पुनः इन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। किन्हें बनाया, पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ठीक, और द्वितीय बौद्ध संगीति हुई वैशाली यहाँ पर में हुई, और कौन थे, सभाकामी इनके जो थे अध्यक्ष थे। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, 383 में। 383 में दूसरी बौद्ध, नहीं, पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कब हुई थी, 483 में। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कितनी हुई थी, 383 में। और थर्ड जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कितनी हुई थी, 255 BC में। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कितनी हुई थी, पहली शताब्दी में। यह नागदशक का अमात्य था। ठीक है, वैशाली को राजधानी बनाया था। इसी वंश के शासक कालाशोक
ने क्या था कि पाटलिपुत्र को जो है वो पुनः राजधानी बनाया और द्वितीय वो संगति हुई थी यहाँ पर। ठीक है, वैशाली जो थी में हुई थी और कहाँ पर हुई थी, सभाकामी इसके द्वितीय जो थे अध्यक्ष थे। ठीक है, अब अंतिम शासक जो थे वो कौन थे, नंदीवर्धन थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे इसमें और क्या बात कही है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं नंदवंत की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, नंदवंत की बात कर रहे हैं। इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे, महापद्मनंद। देखिए प्रैक्टिस के लिए इतनी बातें बहुत होती हैं। और उग्रसेन जो थे पहली ग्रंथ लिखा था उन्होंने, उग्रसेन पहला ग्रंथ था। ठीक है, और एकाक्षत्र पुराण था, एक राट जो था पुराण था, ये भी था। इससे इनकी जानकारी मिलती है। और आगे चलते हैं क्या है, अंतिम शासक की अगर बात करते हैं नंदवंत के, तो देखिए यहाँ की कहानी जो है थोड़ा ट्विस्ट लेगी क्या, कि अंतिम शासक जो थे घनानंद थे। ठीक है, अंतिम शासक घनानंद थे और सिकंदर का समकालीन था, यानी सिकंदर के जो थे समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये वही घनानंद हैं जो जिनके पास चाणक्य गए थे किसके बारे में, सिकंदर के बारे में शिकायत करने के लिए। और उसी चीज़ की शिकायत को लेकर कि ऐसा हुआ एक बार कि चाणक्य जो थे अपने तक्षशिला के प्रधानाचार्य थे और वहाँ पर जो थे अध्यापक के रूप में काम करते थे। उन्हें थोड़ा सा एहसास हुआ अपने गुप्तचर के द्वारा कि शायद ऐसा हो कि मगध पर हमला करने वाले हैं कुछ लोग। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि राजा जो है मगध के वो कौन है, वो है घनानंद, तो क्यों ना हम ये चर्चा घनानंद से करें। तो इन्होंने जाकर जब देखा घनानंद से, घनानंद की बात नहीं मानी और इनका अपमान किया। छोटा शॉर्ट में इतने बताते हैं। और उन्होंने वहाँ पे किया था, प्रण लिया था कि मैं आपके सिंहासन को जो है बिल्कुल निस्तनाबूद करते हुए देखना चाहता हूँ। ठीक है, इस बारे में तो फिर एक वहाँ उस शासक की खोज में लग गए जो उनके सिंहासन को मतलब निस्तनाबूद कर सकता था। चलिए उस बात को ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या है, क्योंकि सभी को एक स्टोरी अलग अलग पता होती है। ठीक है, अब अध्याय जो है हमारा, अध्याय प्रैक्टिस के तौर पे वो हमारा क्या है, अध्याय 14वां अध्याय हमारा यहाँ पर है। अब देखिए इस अध्याय में हमने जिक्र क्या है, इस अध्याय में हमने जिक्र ये क्या है कि जो भारत में विदेशी आक्रमणकर्ता थे, हम पहले उन्हें देखें। अब अध्याय जो है सिकंदर के बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ईरानी और फारसी, फिर उसके बाद में यूनानी, फिर उसके बाद में हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव और कुषाण। कौन थे फिर इसमें, क्या थे आपके, वो थे कुषाण। ठीक है जी, वो कौन थे इसमें, कुषाण थे। ठीक है, तो अब यहाँ से ईरानी और फारसी की बात करें तो साइरस द्वितीय, डेरियस दारा प्रथम, इनके बारे में अगर हम बात किसकी बात कर रहे हैं, सिकंदर की। हम किसकी बात कर रहे हैं, सिकंदर की बात कर रहे हैं। सिकंदर कौन था, यूनानी था। इनके बाद में कौन आएंगे, हिंद यूनानी, फिर शक आएंगे, पल्लव आएंगे और कुषाण आएंगे। ये हमारे विदेशी आक्रमण करने वाले थे, जो इंडिया पर जिन्होंने विदेशी आक्रमण किया था। इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए सिकंदर के बारे में जो जानकारी है उसे देख लेते हैं, क्या है सिकंदर। तो जन्म जो हुआ था वो 356 BC में हुआ था और मैसेडोनिया यानी कि मकदूनिया भी कहा जाता है इसको, मैसेडोनिया मकदूनिया हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो था फिलिप और इनके गुरु जो थे वो कौन थे, अरस्तु थे। इनके गुरु थे। भारत का पर जो आक्रमण किया वो कब किया, 326 BC में किया भारत पर आक्रमण। ठीक है, और भारत में घनानंद का शासन था उस टाइम पर। सेनापति जो थे वो कौन थे, सेल्यूकस निकेटर थे इनके। और 19 माह का समय लगा उसको। जल सेनापति कौन थे, वो कौन थे, निर्याकस। ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से एक बार और देख लेंगे इन बातों को, क्या है इंपॉर्टेंट बात है क्या। देखिए सिकंदर के बारे में, सिकंदर जो थे उनका जन्म हुआ था 356 BC में। और कहाँ पर हुआ था, मैसिडोनिया में हुआ था, मकदूनिया में हुआ था। ठीक है, पिता जो थे वो कौन थे, फिलिप थे और गुरु जो थे अरस्तु थे। पहला आक्रमण की अगर हम बात करें 326 BC में, तो यहाँ पर उस टाइम पर भारत में घनानंद का शासन था और सेनापति कौन थे, वो सेल्यूकस निकेटर थे। 19 माह का समय भारत में रहे और जल सेनापति कौन थे, वो थे निर्याकस। इनकी ये थोड़ी जान। अब हाई डे स्पीच या बिथिस्ता का युद्ध इसे कहा जाता है, इसे बिथिस्ता का युद्ध कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं क्या थी। तो यहाँ चित्र के अनुसार हमने बताया कि अभी वर्तमान में आप कुछ देखिए, सिकंदर पोरस के नाम से एक सीरियल चल रहा है, वहाँ से पिक को उठाएगा जिससे कि आपको याद हो जाए। यहाँ बिथिस्ता का युद्ध की हम बात करें तो पंजाब यानी पुरु के राजा पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ था और सिकंदर ने सम्मान किया था इस युद्ध में। यानी सिकंदर का सम्मान में सिकंदर ने सम्मान किया था किसका, पोरस का। ठीक है, कि वो उनसे लड़े इस वजह से। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें एक विशेष जानकारी जो सभी बच्चों को जो है मूलतः याद होनी चाहिए इसके बारे में, तो वो क्या है, वो जानकारी क्या है वो देख लीजिए। देखिए क्या है, ब्यास नदी के बाद सिकंदर लौट गए। यानी कि ब्यास नदी को सिकंदर के जो सैनिक लोग थे उन्होंने मना कर दिया था कि हम इस ब्यास नदी को पार करने के लिए, तो नवीन शहरी निर्माण किया था इन्होंने। और कौन था, सिकंदरिया बहुफेला इसके घोड़े का नाम था। ये पूछा था सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, बहुफेला इनके घोड़े का नाम था। और साम्राज्य 4 भागों में बटा था। कितने भागों में बटा हुआ था, 4 भागों में। मृत्यु को हुई थी 3 वर्ष बाद, उस मतलब जो युद्ध 326 में भारत में युद्ध किया था उसके 3 वर्ष बाद ही जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर,
पूर्व में बेबीलोन, इराक में पड़ता आज के टाइम में, तो इराक के जो पूर्व है वहाँ पे बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। इसी के अंदर हमने थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर ली है। हमारा अध्याय नंबर चैप्टर जो है वो क्या है, हमारा अध्याय है 15। ठीक है, तो हम यहाँ तक खासकर सिकंदर ही पढ़ रहे थे इसके बारे में पहले। तो देखिए अब हमारा जो यहाँ पर अध्याय है 4, अब इसमें देखेंगे क्या बात है। अध्याय में 4 है मौर्य साम्राज्य। अब मौर्य साम्राज्य की कहानी कहाँ से उठती है। जो मगध में 3 वंश थे, मगध में 3 वंश थे। पहला वंश जो था वो था हमारा हर्यक वंश। कौन सा था? हर्यक वंश। ठीक है, दूसरा वंश जो था वो हमारा था शिशुनाग वंश। फिर तीसरा कौन सा था? वो था नंद वंश। अब नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? घनानंद। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? घनानंद था। चलिए, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अब ऐसा मैं आपको बताया था कि प्रधानाचार्य कौन थे तक्षशिला के? वो थे चाणक्य। अब एक बार ऐसा हुआ कि चाणक्यों के आसार हुआ उनके गुप्तचर के द्वारा कि भारत पर हमला होने वाला है सिकंदर का। तो उन्होंने सोचा कि चलो सिकंदर तो बात कर लेते हैं घनानंद से। तो उन्होंने पहले अपने शिक्षकों से बात करी कि चलो भाई। तो शिक्षकों ने जवाब दिया, अरे भाई हम तो पढ़ाने वाले लोग हैं, हम कैसे करेंगे उनका आक्रमण का मतलब, कैसे हम आक्रमणकारियों को कैसे देखेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, आप नहीं सुनने कि हमारा तो पढ़ाने का काम है। कह रहे चलो आप नहीं सुनते तो मैं घनानंद के पास जाऊँ। कह रहे हाँ आप जाइए, आपको उन्होंने पहले एक बार आए थे यहाँ तक्षशिला पर तो आपको सम्मान दिया था, तो आप उनसे बात कर सकते हो। तो जब वो घनानंद के यहाँ पर दरबार में पहुँचे तो घनानंद जो है वो व्यस्त थे, तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। उनके जो दरबारी थे उन्होंने उनसे मिलवाने के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जो है राजा जो है मिलने के लिए ये व्यस्त हैं इस वजह से। मगर वो भी फिर उनका वेट करते रहे। मगर उन्होंने एक बार जब देखा तो उन्होंने मिलने के लिए मना किया, परंतु देखा क्या कि वो मनमुग्ध थे अपनी मतलब दिनचर्या में। तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ साम्राज्य की फिक्र नहीं है और आप यहाँ मुग्ध हो। तो उन्होंने कहा आप कौन हो? कह रहे मैं ऐसा चाणक्य। तो उन्होंने उनको जो है बेइज्जती की। और बेइज्जती में अलग अलग थॉट मिलते हैं, उन थॉटों पर हम बात नहीं करते हैं। बट ये कहा जाता है कि उस बेइज्जती के दौरान उनकी चोटी जो थी खुल गई थी। तो उन्होंने कहा था ये चोटी उस दिन ही बांधी जाएगी जिस दिन मैं आपके सिंहासन को बिखरता हुआ देख लूँगा। और एकल भारत का सपना देखा था उन्होंने। तो यहाँ पर वहाँ से शुरू होता। तो क्या होता है कि चाणक्य जो थे वो निकल गए जंगल में खोज के लिए कि कोई मतलब सॉरी वहाँ से आ रहे थे। तो उन्हें रास्ते में एक बच्चा और एक शिकारी मिला जो शिकार करता था। अब उस बच्चा जो था वो कौन था उसके बारे में हम बताएंगे, मगर शिकारी जो था उसके बारे में बताएंगे। शिकारी बच्चे को भूखा रखता था। ठीक है, तो उसने बच्चे ने कहा शिकारी से कि सर मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे पास एक कुत्ता है, अगर मैं शिकार करूँगा कुत्ता और तुम में से जो शिकार को ले आया उसी को खाना मिलेगा। तो जैसे वो शिकार पर वार करता है तो वो कुत्ते से भी ज़्यादा तेज जाकर उसको उठा लाता है। और वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो उन्होंने कहा ये लड़का चतुर तो है और शिक्षा मैं इसे दूंगा। तो वो शिकारी से बात करते हैं और सब वहाँ से खरीद लाते हैं। ठीक है, और फिर उसको जो है तक्षशिला में शिक्षा देते हैं और अपने ही निगरानी में उसको एक महान शासक के रूप में बना देते हैं। तो उसी की हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, तो अब हम बात देखेंगे मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य में कौन था? पहले था चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, अशोक और बृहदत्त, ये अंतिम शासक था। हम इनके बारे में बात करेंगे, चंद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे, बिंदुसार के बारे में बात करेंगे, अशोक के बारे में बात करेंगे, बृहदत्त के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या करके क्या क्या बात है इनमें। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक करके बात करते हैं यहाँ पर कि क्या था कहानी में ट्विस्ट क्या था। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या था कि अगर हम यहाँ अशोक की बात करते हैं तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता ही चुका हूँ। ठीक है, अगर हम अशोक के बारे में बात करते हैं तो अशोक इसमें महान शासक था, उसके बारे में देख लेते हैं। इसके पिता जो थे कौन थे? बिंदुसार थे। ठीक है, माता जो थी वो कौन थी? शुभधरांगी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादन के अनुसार अशोक का नाम जो था वो क्या था? मतलब अशोक का नाम जो मिलता है वो कहाँ का मिलता है ये देख लीजिए। तो देखिए अगर हम देखते हैं इसमें आगे, ठीक है, तो वही है आपकी। देखिए मार्च की गुर्जर अभिलेख में नेत्रुन एवं उडगोला अशोक मिलता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पर कनगलन हल्ली शिलालेख में जो है वो रणियो अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। ठीक है, भाव्य अभिलेख में जो है अशोक के स्वयं को मगध का राज्य बताया। अर्जुनों का अभिलेख में अशोक मौर्य मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं फिर आगे क्या है। ठीक है, आगे है प्लिनी का कथन जो है। प्लिनी का कथन क्या है? ये वाला कथन जो है वो किसका है? प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलमी ने पाटलिपुत्र में डेनियस के नाम से राजदूत भेजा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहानी है। ठीक है, चाणक्य के बारे में देख लेते हैं। चाणक्य क्या थे? तो चाणक्य जो प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे इनके, और चाणक्य कुटिल विष्णुबुद्ध कहते थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, कार्य और युद्ध किया था। 305 में सैल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है,
पास सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और अगर हम बात करते हैं तो क्या है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कौरनिया की शादी जो थी वो इनसे की थी। ठीक है, अब आगे क्या है, 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और चंद्रगुप्त को दिए गए थे दान में। ठीक है, चंद्रगुप्त को दान में दिए गए थे। क्या दिए गए थे, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए गए थे दान में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आगे कहानी क्या है। आगे कहानी क्या है, जूनागढ़ अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख गिरनार अभिलेख है। यहाँ पर संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। चंपू शैली में लिखा हुआ है गद्य में। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त सुदर्शन झील का निर्माण कराया था इन्होंने। अशोक द्वारा पुनः निर्माण किया गया था। रुद्रदामन ने फिर पुनः निर्माण कराया था। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए किसकी, सुदर्शन झील के बारे में। सुदर्शन झील में अशोक ने पुनर्निर्माण, फिर रुद्रदामन ने भी इसका पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए मैगस्थनीज के बारे में देख रहे हैं। मैगस्थनीज क्या था, तो मैगस्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और पुस्तक इन्होंने लिखी थी इंडिका। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और भैया इसने क्या लिखा था, इसने एक इंडिका पुस्तक लिखी थी जिसमें जो है मौर्य इतिहास की जानकारी दी गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे फिर क्या कहानी है। तो देखिए जैन धर्म का अनुयायी था। अगर हम बात करें तो किसका, जैन धर्म का अनुयायी था। दीक्षा इन्होंने भद्रबाहु से ली थी और 298 BC में कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति द्वारा इन्हें प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे और विषय क्या है। अब देखते हैं मैगस्थनीज। मैगस्थनीज कौन था, मैगस्थनीज के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए मैगस्थनीज ने पुस्तक लिखी थी इंडिका। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था ये। ठीक है, विवरण क्या था इसके, अगर विवरण की बात करें तो मैगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने का अवसरों पर शोभा यात्रा के द्वारा जश्न मनाया जाता था। ठीक है, उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। किनको, राजा को। ठीक है, इन्होंने ये लिखा है, अपने बताया इसमें। और फिर इन्होंने क्या कहा है कि उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे। समझ गए नहीं, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं क्या विशेष जानकारी है यहाँ पर। अब देखिए क्या है कि कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षण तोतों का झुंड रहता था और जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, राज्य सामान्यतः देखा था हथियारबंद महिलाओं से घिरा होता था। ठीक है, राजा जो हथियारबंद महिलाओं से भी घिरा रहता था और उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे और वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ठीक है, इसका एक खतरा होता था कि अगर 2 रात एक कमरे में सोएंगे तो कोई हमला कर सकता, आक्रमण कर सकता। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। ठीक है, अगर 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने होते थे। राजा का महल भी काठ का यानी लकड़ी का बना होता है जिसे पत्थर की नक्काशी द्वारा अंकित किया जाता था। ये इसमें थोड़ी सी विशेष जानकारी है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम बिंदुसार के बारे में। ठीक है, कौन से बारे, किसके बारे में, बिंदुसार के बारे में आ जाते हैं। दूसरे राजा थे बिंदुसार। 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसका अन्य नाम जो था अमित्रघात कहते हैं इसको, शत्रु विनाशक। भद्रसार वायु पुराण में इसका नाम मिलता है। सिंहसैन जैन धर्म के अनुसार मिलता है और इन्हें 16 राज्यों का विजेता भी कहा जाता है। किस विद्वान ने, तारानाथ ने बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, अगर हम बात करें संस्थापक कौन थे, वो कौन थे, मखलिपुत्र गोशाल। आजीवन संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, मखलिपुत्र गोशाल, और उसी के ये अनुयायी भी थे, उसी के अनुयायी थे। सीरिया नरेश, एंटियोकस और डायमेकस को भेजा गया था। बिंदुसार मदिरा, अंजीर और दार्शनिक की प्रार्थना की उन्होंने क्या कहा था, डायमेकस ने वो दार्शनिक को मना कर दिया था, अंजीर और मदिरा देने की उन्होंने हाँ कर दी थी। इनके बारे में ये जिक्र मिलता है। चलिए और देख लेते हैं क्या जानकारी। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसे प्रधान खल्लाटक था। और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला जो थी सिंधु और झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है। और इन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले सुमिस को और बाद में अशोक को भेजा। यानी कि इसके 2 पुत्र थे, एक तो था सुमिस और एक कौन था, अशोक। इनको भेजा इस विद्रोह को दबाने के लिए, जो किसके बीच हुआ था, झेलम और सिंधु के बीच में हुआ था। ठीक है, ये आपको मैं मानता हूँ कि रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आपने जो पढ़ रखा है उसको रिवीजन किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महान शासक अशोक के बारे में। अब जो हम बात करते हैं महान शासक अशोक। ठीक है, अशोक का परिचय ये है। देखिए बचपन का अशोक ये था। ठीक है, मूलतः अशोक ये था। और ये शाहरुख खान अशोक, जिन्होंने अशोका मूवी बनाई थी, उसका भी हमने यहाँ पे डाला है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब यहाँ पर अशोक महान जो शासक थे, अशोका। ठीक है, चलो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं क्या है। तो पहली बात यह है कि
BC में, 269 BC में अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। और यह इससे पहले अशोक अवंतिका के राज्यपाल थे। अवंतिका के राज्यपाल थे, ये जानकारी हमारी हो चुकी है। ठीक है। हम इस अशोक को हम पहले एक बार देख चुके हैं इस वाले स्लाइड को, ये बीच में वहाँ पर क्लिप हो गई थी। तो यहाँ पर अशोक की हम बात करें तो पिता कौन थे, बिंदुसार थे, माता कौन थी, सुभद्रांगी थी। और यहाँ पर अशोक के नाम जो थे मास के अभिलेख में अशोक मिलता है, कारण हल्ली में रानी अशोक मिलता है, और पुराणों में अशोक मिलता है, भाव्य अभिलेख में अशोक स्वयं अपने आप को मगध का राज्य बताता है। ठीक है। फिर अगर यहाँ देखें तो 1837 में जैन प्रिंस द्वारा ब्राह्मी लिपि में देवनाम पिस्पी में अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा गया। जूना अभिलेख अशोक मौर्य के द्वारा था यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक कथन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ये क्या था, प्लिनी ने कहा था कि मिस्र का, ये वाला कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लिनी ने कहा था कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलेमी पाटलिपुत्र के डियानियस नामक एक राजदूत भेजा था। यहाँ पर डियानियस नाम का एक व्यक्ति यहाँ भेजा था। ये जब हमने विदेशी यात्रियों का जिक्र किया है पीछे वीडियो में, तो उस वाली वीडियो में इन यात्रियों के बारे में डिटेल में विवरण है। आप वहाँ जाइए, प्ले लिस्ट में देखिए और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं आराम से। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अशोक का धार्मिक जीवन। ठीक है। तो अशोक का धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। तो प्रारंभिक धर्म जो था अशोक का वो क्या था, ब्राह्मण धर्म, जिसे हम महावंत कहते हैं। ठीक। अगर राजतरंगी में करें तो राजतरंगी के अनुसार देखें तो शैव धर्म। ठीक है। और बौद्ध साहित्य अहरोरा अभिलेख के अनुसार देखें तो निग्रोध के उपदेश के अनुसार बौद्ध धर्म अपनाया था इन्होंने। किसके, निग्रोध के उपदेश में सुनकर उन्होंने क्या अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया। तो देखिए प्रारंभिक धर्म जो था इनका क्या था, ब्राह्मण धर्म था। राजतरंगी के अनुसार अगर राजतरंगी में देखें तो वो क्या था, शैव धर्म था। और बौद्ध साहित्य अहरोरा लेख के अनुसार देखा तो कौन सा था, निग्रोध था। ठीक है। निग्रोध ने जो है बौद्ध धर्म बताया था। चलिए अब देखते हैं बौद्ध धर्म में दीक्षा जो ली थी वो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली गई थी। ठीक है। बौद्ध भिक्षु से ली गई थी। चलिए आगे और देखते हैं कि आगे इसमें और डिटेल क्या है। अगर हम बौद्ध तीर्थों की यात्रा की बात करें तो राज्याभिषेक जो हुआ था 10वें वर्ष में हुआ था बोधगया में। ठीक है। 12वें वर्ष में यह है निगाली सागर में हुआ था इनका, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। बौद्ध तीर्थ की यात्रा, यानी यात्रा 10वें वर्ष में जो की थी वो बोधगया की थी, 12वें वर्ष में की थी निगालिक सागर में की थी, और 20वें वर्ष में की थी लुम्बिनी की थी। अशोक ने बृहद स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ठीक है। और 84,000 स्तूपों का निर्माण भी कराया था, ये बात याद रखनी है। और पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो ये भी जानकारी यहाँ से मिलती है। अगर हम बात करें तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, और कब हुई थी, 255 BC में हुई थी। मोगलीपुत्र तिसना इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। मोगलीपुत्र तिसना इसकी अध्यक्षता की थी, ये इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है। आगे देखें अशोक का आजीवक संप्रदाय से क्या संबंध था। तो अशोक वह आजीवक संप्रदाय, आजीवक और अन्य संप्रदाय का सम्मान करते थे अशोक जो थे। और ये धार्मिक सहिष्णुता देखी गई इनके अंदर। बराबर की पहाड़ी बिहार में है, 4 गुफाएं हैं। एक तो कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी का निर्माण इन्होंने कराया था। यहाँ से अशोक के धम्म की बात कर देते हैं तो अशोक के 11वें शिलालेख में वर्णित है। धम्म जो है किस में लिखा हुआ, 11वें शिलालेख में लिखा हुआ। अर्थ की बात अगर करें तो नैतिक नियमों की संहिता इसी में ही है। इसकी नैतिक नियमों की संहिता इसी में ही है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या जिक्र है। तो अब हमारा जिक्र आता है कि अशोक की कलिंग विजय क्या थी। तो ये युद्ध जो है हमारा इतिहास में आजकल का सबसे बड़ा प्रचलित है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और अशोक का जो हृदय परिवर्तित किया था वो भी कलिंग युद्ध से हुआ था। अब देखते हैं क्या इसकी जानकारी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है। तो देखिए जानकारी मिलती है अशोक की, जानकारी मिलती है 13वें शिलालेख से। 261 BC में हुआ था। ये डेट याद रखना, कई बार पूछी जाती है कलिंग की। ये वर्तमान में उड़ीसा का दक्षिण क्षेत्र है। और हमला और राजधानी जो अधिकार जो किया था वो किस पर किया था, तोसली पर अधिकार किया था। अशोक का हृदय परिवर्तन भैरव घोष से धर्म घोष की तरफ हुआ था। यानी कि पहले बहुत खूंखार व्यक्ति हुआ करता था, फिर बाद में धार्मिक व्यक्ति बन गया था इस युद्ध के, क्योंकि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की। अब प्लस यहाँ पे भी लाखों लोग यहाँ पर मारे गए थे, जिसको देखकर इसका मन जो है वो हृदय परिवर्तित हो गया था। ठीक है। और फिर यह बौद्ध धर्म की तरफ या धार्मिक क्षेत्र की तरफ ये पहुँचे। अब यहाँ पर आता परिवर्तित मौर्य शासक क्या है। तो मौर्य शासन 37 वर्षों तक रहा। ठीक है। अंतिम शासक बृहदत्त था। ठीक है। सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 BC में इसकी पुष्यमित्र शुंग की 185 BC में हत्या हुई थी इसकी, और मगध में शुंग वंश का प्रारंभ हो गया था। यानी कि हम परवर्ती इसके बाद की हम बात करें तो मौर्य शासक 137 वर्षों तक रहा, और अंतिम शासक जो था बृहदत्त था, सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा, और 185 BC में इसकी हत्या हुई। मगध में शुंग वंश का प्रारंभ हुआ था फिर।
ठीक है। आगे जानकारी देखते हैं क्या है। पतन का कारण क्या हो सकता है। पतन का कारण अगर हम देखें तो पतन का कारण था अयोग्य अधिकारी, ठीक है, अत्यधिक केंद्रीकरण शासन, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, करों की अधिकता, आर्थिक सहायता, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन। अशोक के बाद जो है मौर्य का जो है विभाजन हो गया था। पहला हुआ था कुणाल, पश्चिम में, पश्चिम वाले क्षेत्र को कुणाल कहते थे और पूर्वी को दशरथ कहते थे। ये थोड़ा सा एक इसका कारण हो सकता है, ठीक है। फिर आगे हमने इसमें बताया कि मौर्यकालीन जो प्रशासन था वो कैसा था। मौर्यकालीन प्रशासन जो क्या था, भारत की प्रथम केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे थी। केंद्रीय क्या था, केंद्रीय प्रशासन होता था, राजा इसका होता था। इसके अंतर्गत 5 प्रांत आते थे, जो कुमार आर्यपुत्र उसकी बड़ी देख रेख करते। उसके अंदर क्या आते थे, मंडल आते थे जो प्रादेशिक होते थे, और फिर विषय आहारपति इसकी देख रेख करते थे। और इनके नीचे जो आता था वो कौन आता था, वो ग्राम आता था, जिसके हम ग्रामणी, तो यहाँ से कह सकते हैं कि सबसे अंतिम जो था छोटा जो था ग्रामणी, उसके बाद विषय, उसके बाद मंडल, फिर प्रांत और फिर केंद्रीय शासन, जिसकी देखरेख कौन करता था, वो राजा करता था, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। केंद्रीय प्रशासन देख लेते हैं कि क्या ऐसा केंद्रीय प्रशासन था। तो केंद्रीय प्रशासन का परिचय, संपूर्ण प्रशासन का प्रमुख जो होता था वो राजा होता था। सहायता के लिए क्या होता था, मंत्री परिषद होता था। सहायता के लिए क्या होता था, मंत्री परिषद होता था। और उसका जो उसमें जो प्रमुख मंत्री होते थे वो कौन होते थे, पुरोहित होते थे, मुख्यमंत्री होते थे, युवराज होता था, सेनापति, ये इसके क्या होते थे, प्रमुख मंत्री होते थे। इनकी नियुक्ति होती थी जांच के बाद होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर सहायता के लिए मंत्री परिषद होता था। मंत्री परिषद में प्रमुख मंत्री जो होते थे पुरोहित होते थे, युवराज होते थे, सेनापति होते थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे क्या जानकारी है। अच्छा, कौटिल्य सप्तांगिक सिद्धांत, यानी कौटिल्य ने जो सप्तांगिक सिद्धांत दिए थे वो क्या दिए थे, यानी कि चाणक्य ने शरीर के अंगों का समान राज्य के भी 7 अंग होते हैं, इन्होंने ये कहा था। यहाँ से क्वेश्चन आया था भोज, यानी कि पहला अंग बताया था शीर्ष, शीर्ष बताया था राजा को। उन्होंने बताया था जो शीर्ष होता है वो राजा होता है, आँख जो होती है वह अमात्य होता है। कौन होता है, अमात्य। और पैर जो होते हैं, पैर क्षेत्र में जनसंख्या जिसे कहते हैं वो जनपद होता है, ठीक है। और वहाँ भुजा जो होती है वो कौन होता है, दुर्ग होता है। वो क्या होता है, वो दुर्ग होता है, ठीक है। क्या होता है भैया, वो दुर्ग होता है। फिर आगे उन्होंने बताया था कि जो आपका मुख होता है वो धन के रूप में होता है और वो कोष होता है। और मस्तिष्क जो होता है वो क्या होता है, सेना या दंड। और कान जो होते हैं वो क्या होता है, मित्र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार और देख लेते हैं इनको कि 7 जो सप्तांग थे वो क्या थे। 7 सप्तांग क्या थे, मित्र जो था कान, यानी पहला जो था राजा, वो क्या होता था, शीर्ष यानी हेड, अमात्य यानी कि आँख, ठीक है। जनपद जो होता था वो क्या होता था आपका, क्षेत्र या जनसंख्या या पैर। और दुर्ग जो होता था वहाँ को कहते थे। और कोष जो था वो किसके अनुसार था, धन या मुख के अनुसार था। सेना और दंड जो था वो क्या था, मस्तिष्क। और मित्र जो था वो कान। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था मित्र वाला, ठीक है। देख लेते हैं फिर आगे क्या है। आगे है कि मुख्य अधिकारी क्या है, क्या है इसके मुख्य अधिकारी, ठीक है। तो मुख्य अधिकारी की तरफ देखते हैं। मुख्य अधिकारियों में महापात्र कहा जाता था या तीर्थ, ठीक है। इनकी संख्या 18 थी। मुख्य अधिकारियों की संख्या कितनी थी, 18। अब एक तरफ है अधिकारी तीर्थ और एक तरफ है इनके कार्य। देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, मंत्री जो होता था वो कौन होता था, प्रधानमंत्री, ठीक है। पुरोहित जो होता था वो कौन होता था, धार्मिक अधिकारी। युवराज जो होता था वो कौन सा होता था, राजा का उत्तराधिकारी। समाहर्ता जो होता था राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। सन्निधाता जो होता था वो कौन होता था, राजकीय कोषाध्यक्ष। और प्रतिष्ठा जो होता था वो कौन होता था, फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। व्यवहारिक जो होता था वो कौन होता था, दीवानी न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो मंत्री कौन होता था, प्रधानमंत्री। पुरोहित जो होता था धार्मिक अधिकारी होता था। युवराज होता था उत्तराधिकारी। समहर्ता जो होता था वो राजस्व विभाग का मंत्री होता था, अधिकारी होता था। सन्निधाता जो होता था वो कोषाध्यक्ष होता था। और प्रतिष्ठा जो होता था फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। और व्यवहारिक जो कहते थे, किसे कहते थे, वो दीवानी न्यायालय को कहते थे, ठीक है। चलिए अब मजिस्ट्रेट अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, वो क्या था यहाँ पर मजिस्ट्रेट अध्यक्ष की। तो विभिन्न विभागों के प्रमुख होते थे। यहाँ अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी है, 37। तो इसमें हम कुछ प्रमुख देख लेते हैं क्या क्या थे। और प्रमुख क्या है कि सीता अध्यक्ष जो कहा जाता था वो किसे कहा जाता था, वो कहा जाता था कृषि विभाग के कार्य करने वाले को। फिर शुल्क अध्यक्ष जो कहा जाता किसे कहा जाता था, व्यवहारिक कर का प्रधान होता था। फिर लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था मुद्रा विभाग के को। और नब्बे अध्यक्ष कहा जाता है जहाज विभाग को। और मुद्रा अध्यक्ष कहा जाता है पासपोर्ट वाले को। तो ये इसके कुछ अध्यक्ष और कुछ कार्य करने वाले थे, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। प्रांतीय प्रशासन क्या था, मौर्यों का क्या था, वह प्रांतीय प्रशासन क्या था, इसकी तरफ देख लेते हैं। प्रांतीय प्रशासन की तरफ तो यहाँ पर केंद्र 5 प्रांतों में विभाजित था, जिसका चीफ जो होता था वो कौन होता था, आर्यपुत्र होता था प्रांत का। राज्य परिवार के सदस्य होते थे, जैसे कि अशोक अवंती का था और अशोक का पुत्र कुणाल था, ठीक है। अब यह सहायता कौन, सहायता के लिए क्या होता था, मंत्रिपरिषद। अब देखिए यहाँ 5 क्या क्या है।
उत्तरापथ में जो थी, उत्तरापथ प्रांत जो था उसकी राजधानी की थी तक्षशिला। दक्षिणापथ जो था उसकी राजधानी क्या थी, वो थी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र जो था उसकी राजधानी क्या थी, उज्जैनिया। प्राचीन पूर्वी मध्य प्रदेश जो था उसका क्या था, पाटलिपुत्र। और कलिंग जो था उसकी थी तोसली। एक बार ऐसा आया था, जोड़े मिलाने के लिए आ जाते हैं, एक तरफ जोड़े आ जाते हैं मिलाने के, मतलब स्थान आ जाते हैं, एक तरफ आ जाती है राजधानी, और फिर वहाँ पर बोलता है कि आप जोड़े मिलाइए। ठीक है जी, तो इसको देख लेंगे अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं, नगर प्रशासन इकाई क्या है इनकी। मौर्यों की नगर इकाई क्या है, तो देखिए जानकारी का स्रोत जो है वो क्या है, मैगजीनीज की इंडिका, यहाँ से हमें मिलती है। प्रमुख नगर जो था वो क्या था, एस्टिनोमोई। ठीक है, नगर प्रशासन अगर हम देखें 30 सदस्यों का 6 समितियों में विभाजित है, 6 समितियों में विभाजित है। तो हम 6 की 6 समिति देख रहे हैं। तो पहली समिति जो है, पहली समिति की अगर हम बात करें तो ये क्या है, औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन संबंधित। द्वितीय समिति जो थी वो क्या थी, वो थी विदेशी मामलों से संबंधित देखरेख से। तीसरी समिति क्या थी, मृत्यु और जन्म प्रमाण पंजीकरण वाली। चौथी समिति क्या थी, वो व्यापार और वाणिज्य थे का विनिमय। पांचवी समिति जो थी तो वो क्या थी, माल के विनिर्माण पर नज़र रखना। और छठी समिति बनी होती तो वो कितनी थी, कर वसूली की। तो ये कुछ समिति हैं, यानी कि 30 सदस्यों की 6 समितियों में विभाजित किया था, 30 सदस्यों को। तो ये इसकी थोड़ी जानकारी यहाँ से मिली है। अब देखिए क्या है गुप्तचर व्यवस्था, यानी कि मौर्यों की गुप्तचर व्यवस्था क्या थी। तो यहाँ पर गुप्तचर जो होता था वो गुड़ पुरुष होता था। प्रमुख जो होता था उसे हम क्या कहते हैं, महापात्य सब कहते थे। अब गूढ़ पुरुष जो था संस्था और संचार के माध्यम से गुप्तचर था, एक ही स्थान पर कार्य करता था। संस्था और भ्रमणशील जो होते थे वो क्या होते थे, संचार वाले। तो गुप्तचर 2 प्रकार के होते हैं, गुड़ पुरुष 2 प्रकार के, एक संस्था के रूप में काम करते थे, एक संचार के रूप में काम करते थे। ठीक है, और यहाँ पर एक स्थान पर कार्य करने वाले जो होते थे वो संस्था होती थी, और भ्रमण करने वाले होते थे उन्हें कहते थे संचार हम। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे फिर क्या जानकारी। अब देख लेते हैं हम इसकी राजस्व व्यवस्था क्या है। ठीक है, मौर्यों की राजस्व व्यवस्था क्या है। तो आय का मुख्य स्रोत जो था वो क्या था, यहाँ पर आय का मुख्य स्रोत था भू राजस्व। तो देखिए जब आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था तो लोगों का इन्होंने कर लेना कम बन गया, और फिर यहाँ पर इनका खर्च ज़्यादा बढ़ गए थे। ये भी एक कारण हो सकता है इनके पतन का। ठीक है, भूमि की अगर हम बात करें तो भूमि को हम जानते हैं जैसे कि सीता किसे कहते हैं, सरकारी भूमि को सीता कहते थे। ठीक है, भाग जो होता था वो निजी भूमि का जो होता था उसे भाग कहते थे। अदेय मात्रक जो होता था, बिना वर्षा के अच्छी खेती करने वाले को हम कहते हैं अदेय मात्रक कहते थे। क्या कहते थे, अदेय मात्रक। भूमि कर, अगर हम भूमि कर की बात करें तो उत्पादन का 1/6 कौटिल्य के अनुसार, 1/4 मैगस्थनीज के अनुसार। यानी कि मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि 1/4 लिया आता था, और कौटिल्य ने राजतंगी में लिखा है कि इसमें जो लिखा है कि ये लिखा है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है वो लिखा है 1/6 लिया जाता था। अगर बिक्री कर की हम बात करें तो मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर में। ठीक है, अन्य कर जो थे वो क्या थे, रज्जु था भूमि माप का। ठीक है, बलि जो था वो धार्मिक कर था। ठीक है, ये जानकारी हो चुकी है। अगर हम एक और देखें तो विविध जो था वो क्या था, चारागाह का। तो तीनों कर याद रखने हैं, ये पीसीएस में आ जाते हैं, यूपीसीएस में। रज्जु भूमि माप का था। ठीक है, बलि जो था धार्मिक कर था, और विविध जो था वो चारागाह का था। अकाल का समय जो था राहत मिलती थी। अकाल के समय जो होता था उसमें ये कर नहीं लिए जाते थे, राहत मिल जाती थी करों से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सैन्य प्रशासन क्या था। मौर्य का जो सैन्य प्रशासन था वो क्या था। मौर्य का सैन्य प्रशासन क्या था, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नायक। जस्टिन का विवरण, जस्टिन जो थे, कुल सैनिकों की संख्या 6 लाख थी, 50,000 अश्वरोधी थे, 6,000 हाथी थे, 8,000 रथ वाले थे। इस तरीके से जानकारी है। लुटेरों की सेना कहा गया इसको, पश्चिमोत्तर भारत का अधिकार कर लिया था इन्होंने। ठीक है, और जबकि प्लेनी का विवरण जो है, प्लेनी का वो क्या कह रहे हैं कि 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे। ये प्लेनी के अनुसार था। ठीक है, तो इनको देख लेंगे थोड़ा सा, वैसे यहाँ तो क्वेश्चन आते हैं नहीं, फिर भी थोड़ा सा याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या जानकारी है वो। देखिए क्या है, सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी होता था सेनापति होता था। ठीक है, मैगस्थनीज जो थे सेना का रखरखाव 6 समितियों में 5 सदस्यों द्वारा किया जाता था। अब यहाँ पर जो अगर हम करें अन्य अधिकारियों की, तो अयोध्या राग अध्यक्ष होता था, नवा अध्यक्ष जल सेना वाला हो जाता था। समझ गए नहीं। तो देख लेते हैं इन 6 समितियों को। ठीक है, तो अगर पहली समिति जो थी तो वो जल सेना की व्यवस्था करती थी। पहली समिति क्या करती थी, जल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति जो थी वो सामग्री यातायात की व्यवस्था करती थी। तीसरी समिति जो थी पैदल सैनिकों की व्यवस्था करती थी। चौथी समिति जो थी वो क्या करती थी, अश्वरोधी सेना की व्यवस्था करती थी। पांचवी समिति जो थी वो क्या थी, गज सेना की व्यवस्था करती थी। छठी समिति जो थी वो रथ सेना की व्यवस्था करती थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है। न्यायिक प्रशासन क्या है, न्यायिक प्रशासन इनका क्या है ये देख लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय जो था वो कौन होता था, राजा होता था। ठीक है, जनपद न्यायालय जो होता था वो कौन होता था, राजुक या अशोक द्वारा शुरू किया गया था ये, राजुक। ग्राम न्यायालय जो होता ग्रामणी होता था। ठीक है, कठोर न्याय
व दंड व्यवस्था थी लागू। कठोर न्याय भी दिया जाता था, दंड व्यवस्था भी थी। कौटिल्य के अनुसार यहाँ धर्मस्थलीय दीवानी धर्मार्थ व्यवहारिक होता था और कंठशोधक फौजदारी प्रदेवना कहते थे। यानी कि दो होते हैं, दीवानी और फौजदारी। आज भी आप देखते हो तहसीलों में, तो ये कौटिल्य के अनुसार इस तरीके से न्याय किए जाते थे। ठीक है, आगे जो हम देखेंगे इसका, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, तो हम यहाँ पर न्यायिक प्रशासन देख लेते हैं। इसके आगे जो धार्मिक होगी या इसकी और जो जानकारी होगी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी चर्चा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मौर्य उत्तरी मगध के उत्कर्ष और मौर्यों की थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ से मिली होगी। और देखिए, क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है और ये सीरीज़ लगातार होगी, जिसमें हमारी अभी 6ठी वीडियो आई है। लगभग हमारे 30-35 वीडियो हम इसको पूरी तरीके से कवर कर लेंगे और आप इसको रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। और अगर इसे बार बार आप रिवाइज करोगे, देखोगे ना, तो आपको ये पूरे तरीके से टच हो जाएगी माइंड से और एग्ज़ाम में ही सीधी सीधी बातें पूछ जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो या सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपकी सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसके बारे में बताइए कि यहाँ पर एक लगातार सीरीज़ चल रही है और वहाँ पर आप इसको लगातार देख सकते हो। ठीक है, हम डेली में एक वीडियो यहाँ से अपलोड करते हैं, जिससे कि आपको आगामी एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों वैसे सभी एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर फ़िलहाल में जिनमें भी हिस्ट्री वगैरह जैसा पूछी जाती है उनके लिए विशेषकर ये वीडियो हमने बनाई गई है। ठीक है, अगर आपको इतिहास की अच्छे तरीके से जानकारी रखनी है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखने पड़ेंगे, जिससे कि आपको इतिहास की जानकारी पूरी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।